नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज जो क्लास है वह समाजशास्त्र की बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत समस्त बीए एवं एमए के छात्रों हेतु है। और सोशोलॉजी जो विषय में लेकर के उपस्थित हूं, सोशोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच में उपस्थित कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही उम्दा जानकारी होगी और सुपर फास्ट क्लास के जरिए आप लोगों तक बहुत ही स्पीड में बहुत ही अधिक क्वेश्चन कम समय में देने की पूरी कोशिश है और आप लोग इससे प्रैक्टिस जारी कर रख सकते हैं। आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 मिनट लगेगा और आप लोग बहुत अधिक 50 से ऊपर क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो चलिए पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व आपको बता दें कि आपको हमारी मेहनत यदि अच्छी लगती है, अगर हमारे द्वारा किया गया आपके लिए प्रयास जो है वो बहुत ही सकारात्मक है, तो आप हमें और ऊर्जावान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जिनको भी उनको भी शेयर कर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय से संबंधित हैं उन तक तो शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक में शेयर कीजिए, आप स्टेटस में भी लगा सकते हैं इमेजेस वगैरह। और आप ही लोगों के लिए सहयोग की आवश्यकता है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्सों की मदद कर पाएँ, क्योंकि यह पहली बार यह प्रक्रिया हुई है जो कि केवल और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप हुई है, इसलिए सबकी मदद करना अति आवश्यक है। और चलिए आप लोगों के पहले नंबर प्रश्न में पहुंचता हूं, फिर आप लोग तत्काल जवाब देते जाएं। और रिकॉर्डेड क्लास के द्वारा दे रहा हूं, जबकि लाइव क्लास थोड़ा सा मौसम गड़बड़ होने की वजह से नहीं दे पा रहा हूं, तो आप लोग लगातार यही क्लासें देखते रहें। आप लोगों को पर्याप्त मटेरियल देने की पूरी कोशिश में हम। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करें टेलीग्राम पर, आपको हमारी सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। 36वां नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है ध्यान दें। दक्षिण भारत में कुर्ग में संयुक्त परिवार के बारे में किसने लिखा है? संयुक्त परिवार के बारे में किस शख्सियत ने लिखा है? एम.एन. श्रीनिवास ने, के.एम. कपाड़िया ने, आई.पी. देसाई ने या इरावती कर्वे ने? चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 सेकंड से भी कम समय दूंगा और आप लोगों को जवाब देना होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए पार्ट सही है, एम.एन. श्रीनिवासन। तो आप लोग तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। मैं एक ही बार प्रश्न को पढ़ूंगा और तत्काल प्रभाव से जवाब देने के लिए आप लोगों के प्रति अग्रसर रहूंगा। और आप लोग उससे पूर्व में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था या पूंजीवाद लिंग असमानता का लिंग असमानता का कारण है, वह किसने कहा है? आपको बताना है। वह शख्स कौन है कहा है, वह किस प्रकार के हैं? उदारवादी, मार्क्सवादी या उग्र उन्मूलनवादी या उपयुक्त सभी? चारों ऑप्शन दिए गए। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था व पूंजीवाद लिंग असमानता का कारण है, तो किसने कहा है? आपको पता होना चाहिए पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक क्या कहलाता है। जहाँ पर पिता की सत्ता हो, पुरुष की सत्ता हो, वहाँ पितृसत्तात्मक, और जहाँ पर मातृसत्ता यानी माता की सत्ता हो वहाँ पर मातृसत्तात्मक कहलाएगा। तो यह पूंजीवाद और पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की असमानता के कारण है। यह किसने कहा है कि यह कहा है? तो आपको बताना है किस तरीके की विचारधारा वाले ने कहा है। तो आपको बता दें यह जो है इसका उत्तर है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी पूर्णतः सही है। हम आपके इसी तरीके से कमेंट भी लेते रहेंगे और आप लोगों के जवाब भी देते रहेंगे। तो 38वां नंबर प्रश्न कहता है, अज्ञानता एवं परतंत्रता लिंग असमानता का कारण है, किसने कहा है? उग्र उन्मूलनवादी, मार्क्स एवं उदारवादी, उदारवादी एवं उन्मूलनवादी, इनमें से कोई नहीं। 38वां नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 38 का ए पार्ट उग्र उन्मूलनवादी पूर्णतः सही है। उग्र उन्मूलनवादी पूर्णतः सही। अज्ञानता एवं परतंत्रता लिंग असमानता का कारण है, किसने कहा है? मार्क्सवादी, उदारवादी और उदारवादी, उन्मूलनवादी। तो उग्र उन्मूलनवादी ने कहा है, यह ए पार्ट सही है 38वें नंबर का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 39वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह, यह देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो तो भी
ऐसे तरीके के प्रश्न आते हैं। भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह कौन सा है? बौद्ध, जैन, यहूदी या सिख। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है जैन समुदाय। जैन समुदाय ही सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। लीजिए 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्या कह रहा है ध्यान दें। 40वां नंबर क्या कह रहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में प्रशासन सतर्कता विभाग का गठन हुआ है? किस वर्ष आपको बताना है प्रशासन सतर्कता विभाग का गठन हुआ है? तो 1949 में, 1952 में, 1955 में, 1962 में। चारों ऑप्शन दिए गए। 40वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं सभी लोग स्पीड में ही जवाब देंगे। 1962 इसका राइट आंसर है। और लीजिए अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों तक स्पीड में ही क्वेश्चन हमें देने हैं। 41वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता। किसी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता? हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है आप लोगों को जवाब देना है। किसी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता भारत में, तो हिंदू को अल्पसंख्यक के तौर पर नहीं माना जाता या बहुसंख्यक के तौर पर कहे जा सकते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और सिख सभी में जो है अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यह आपको ध्यान रखना होगा। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? किस धार्मिक समूह की है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म के अनुयायियों की है? आपको बताना हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धार्मिक समूह की है? तो आपको यह बताना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। 42 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं हिंदू, आपको पता ही होना चाहिए कि हिंदू भारत में अग्रणी है, अधिक संख्या में है, धार्मिक स्थिति से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, तो उसके अनुयायी भी ज़्यादा हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि भारत में अधिकतर हिंदू निवास करते हैं। सबसे अधिक संख्या में हिंदू निवास करते हैं भारत में। भारत एकमात्र देश है हिंदू राष्ट्र के तौर पर कहा जाए तो हिंदुओं का देश के तौर पर भारत ही है जहां पर हिंदू अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में कौन सा अल्पसंख्यक समूह व्यापार में अग्रणी माना जाता है? आपको बताना है व्यापार में कौन सा ऐसा समूह है जो व्यापार में अग्रणी माना जाता है। वह पारसी है, यहूदी है, जैन है, उपरोक्त सभी हैं। आपको बताना 43 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे उम्दे तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, यह सभी अल्पसंख्यक समूह की दृष्टि से अगर व्यापार में अग्रणी माना जाता है तो पारसी समुदाय को भी, यहूदी को भी और जैन समुदाय, यह 3 समुदायों के विशेषता अल्पसंख्यक जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के व्यापारिक तौर पर या बहुत ही अच्छे तरीके का व्यापार करना जानते हैं और व्यापार में हर जगह पर आपको अग्रणी मिलेंगे। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर 44 नंबर का क्वेश्चन है, दिया जा रहा है। नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? लीजिए 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपने विशिष्ट लक्षण एवं पहचान बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 9 एवं 10, अनुच्छेद 29 एवं 30, अनुच्छेद 35 एवं 36। इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें। 44वां नंबर क्वेश्चन है, 44वें नंबर का जवाब देना है आपको। अनुच्छेद 29 एवं 30, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों को अपने विशिष्ट लक्षण एवं पहचान बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 एवं 30 सही है। चलिए 44 के बाद 45वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अल्पसंख्यक समूहों की समस्या है? हितों की उपेक्षा, आर्थिक असमानता की समस्या, शक्ति एवं में हिस्सेदारी की समस्या, उपरोक्त सभी। 45वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण 45वें नंबर का, उपरोक्त सभी इसमें आएगा जो कि निम्नलिखित में समस्याओं के अल्पसंख्यक समूहों की समस्या है। हितों की उपेक्षा, आर्थिक असमानता की समस्या, शक्ति में हिस्सेदारी की समस्या, उपरोक्त सभी। इस तरीके से यह कहा जा सकता है कि समूहों में, अल्पसंख्यकों में समस्याएं हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर का
यानी 46वें नंबर का प्रश्न में प्रवेश किया है हमने। भारत में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन कब किया गया? अल्पसंख्यक मंत्रालय के मामलों का गठन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। 2005, 2006, 2007, 2008। 46वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं 46वें नंबर का बी पार्ट सही है, जो कि आपका 2006 में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का गठन किया गया था। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। समय विशेष ध्यान रखना है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित किया गया? 1992, 1996, 1983, 1978। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 47वें नंबर का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं 1992 ही सही है, इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1992 में पारित किया गया। जो भी भाई बहन इसको लगा रहे हैं ये पार्ट पूर्णतः सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 47 कंप्लीट हो गए, 48 में हम प्रवेश कर गए हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता है। क्या कह रहा? अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में अल्पसंख्यक आयोग की संवैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया? 1970, 1978, 1987, 1973। आपको बता दें यह जो यदि हम जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं यह कहीं ना कहीं जीके जीएस से भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। आपकी पीईटी परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश लेवल की आप दे रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि शिक्षा शास्त्र के सभी शिक्षक भर्तियों, टेट, सीटेट या अन्य टेटों के लिए भी आवश्यक है शिक्षक भर्तियों के लिए। इसी तरीके से यह भी आपका जीके जीएस के अंतर्गत ही आएगा। इसमें बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो वास्तविकता में एक जीके जीएस का रूप है। तो आप लोगों की तैयारी भी होती जाएगी, आपके एग्जाम की भी तैयारी, आपकी एकेडमिक तैयारी भी और प्लस आपकी कंपटीशन की तैयारी भी। इसलिए पढ़ते रहिए, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़िए और प्रत्येक जवाब देते रहिए स्पीड में। 48वें नंबर का बी पार्ट जो भाई बहन दे रहे हैं 1978। यह भले ही आप लोगों के पास में मार्केट में दी गई गाइडें बहुत सी हों, लेकिन आपको बता दें कि जो हम मटेरियल दे रहे हैं वह मटेरियल आपका सुपर फास्ट है। लगातार लेते रहिए, आप लोगों के लिए निःशुल्क है। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1978 में। पूर्णतः सही है, बी पार्ट बिल्कुल सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु आपकी स्क्रीन पर 49वां नंबर का दी अनक्वाइट वुड नामक कार्य किसका है? M.N. श्रीनिवास, आर गुहा या उर्सला शर्मा, बी शिवा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 49 नंबर का आपको जवाब देना है। तो आर गुहा जो भी है, जो भी लगा रहे हैं बी पार्ट, तो बिल्कुल सही है। ई अनक्वाइट वुड नामक कार्य किसका है? तो आर गुहा जी का है। यह पूर्णतः सही 49वां नंबर का बी पार्ट। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हमें क्योंकि समय बहुत कम लगाते हुए प्रवेश करना है क्वेश्चनों में। कौन सा अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 27। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, पुनः सुन लें। कौन सा अनुच्छेद धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहा करते हैं अनुच्छेद 30 ऐसा है, आर्टिकल 30 आपका ऐसा है जो कि यह धर्म और भाषा के तौर पर अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। यह सही है। लीजिए आपका 51 नंबर का 51 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम का गठन कब किया गया? 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 1993 में, 1994 में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 1994 ईस्वी पूर्णतः सही है। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का गठन जो किया गया था वह 1994 ईस्वी में कर दिया गया था। 51 नंबर का डी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न प्रस्तुत है 52 नंबर का। भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है धर्म एवं संस्कृति पर, जाति एवं धर्म पर, जाति एवं गणची पर, अस्पृश्यता पर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। तो आपको बता दें जाति एवं धर्म पर, बी पार्ट इसका सही है 52 का। भारतीय समाज की एकता
और स्थिरता निर्भर करती है जाति और धर्म पर। यह आपको बता दें निर्भर करती है कि किस तरीके का माहौल किस जगह समय बन सकता है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था। लीजिए आप लोगों के बीच में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक बड़ा अल्पसंख्यक समूह है? आपको बताना है कौन सा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है। मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध। चारों ऑप्शन दिए गए। 53 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे कि इसमें मुसलमान ही सही है, यानी मोमनन्स पूर्णतः सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा जो भारत का सर्वाधिक बड़ा अल्पसंख्यक समूह है? तो वह है मुस्लिम। तो मुस्लिम जाति सर्वाधिक है अल्पसंख्यक की दृष्टि से, पूर्णतः सही है आपका 53 नंबर का। आप लोग भी यही जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं। 54 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? 54 नंबर का कहता है जनजातियों को किसने पिछड़ा हिंदू कहा है? जनजातियों को किसने पिछड़ा हिंदू कहा है? मजूमदार ने, घुरिये ने, ब्लंट ने या रिजले ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न, उम्दा प्रश्न है जो कि आप लोगों को मोस्टली बताते जा रहा हूं और सभी की तैयारी पूर्णतः कराऊंगा। 54 नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई 54 नंबर का प्रश्न जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, धुरिये पूर्णतः सही। जनजातियों को किसने पिछड़ा हिंदू कहा है? तो धुरिये ने कहा है, धुरिये नाम के विद्वान ने कहा है। यह बिल्कुल सही है आपका। लीजिए आपका 55 नंबर का 55 नंबर का क्वेश्चन है। यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया तो कब लागू किया? सितंबर 1993, अक्टूबर 1993, नवंबर 1993, दिसंबर 1994। 55 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना। 55 का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं सितंबर 1993। तो आपको बता दें यूपी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया, तो सितंबर 1993 में लागू किया। ये पार्ट पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? भारत की केंद्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए इनमें से कौन सा प्रथम कमीशन बनाया है? मंगेरी लाल कमीशन, कालेलकर कमीशन या मंडल कमीशन या पीडी नेटूर कमीशन। सुपर फास्ट क्लास है इसलिए जल्द से जल्द नाम लेने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। 56वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें कालेलकर कमीशन आपका पूर्णतः सही है। बी पार्ट जो भाई बहन जवाब दे रहे, भारत की केंद्रीय सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए इनमें से कौन सा प्रथम कमीशन बनाया था? तो बी पार्ट आपका राइट आंसर है। 56वां नंबर प्रश्न आपका लीजिए कंप्लीट हो गया। 57वें नंबर 57 में प्रवेश कर रहे हैं। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ है? 1951, 1953, 1954, 1955। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, आपको जवाब देना है। 57 नंबर का प्रश्न का जवाब तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 57 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं 1953 सही है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को हम आपके टेलीग्राम चैनल, हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, उसको आप ज्वाइन करिए। उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपको हमारे कमेंट बॉक्स में अंत में भी आप एम ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पर लिखिए, आप लोगों को हमारी पूरी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी जो अभी तक डाली गई हैं। यूपी का जीके हुआ या अदरवाइज कंपटीशन की क्लासें हुई या फिर सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ, आपका शिक्षा शास्त्र के हुए, पर्यावरण हुआ, मानवाधिकार हुआ, ये सभी विषय निःशुल्क दिए जा रहे हैं। निःशुल्क इनकी पीडीएफ है आपकी उपलब्ध है और आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कहीं नहीं जाना है, केवल टेलीग्राम चैनल पर जाना है। उसी पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्रम से आप लोग देख सकते हैं कई पीडीएफ डाली गई हों और यस इसकी भी पीडीएफ कल तक आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी। 57 नंबर का क्वेश्चन तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भाई बहन 1953 बिल्कुल सही। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? 1953 में। 58 नंबर का प्रश्न कहता है मंडल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? कालेलकर, बीपी सिंह, BKRB राव, बिंदेश्वरी प्रसाद। 58 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं बिंदेश्वरी प्रसाद जी मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे। तो आपको यह ध्यान रखना हो 58 नंबर का डी पार्ट सही है। लीजिए आपका 59वां नंबर, क्योंकि हम प्रश्न जो है आपको जानकारी भी देते जाएंगे और प्रश्न भी आपके होते जाएंगे। लीजिए 59वां नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दें। 59वां नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर मुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती हैं? 15%, 20%, 27%, 30%।
चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 59 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 59वां नंबर है, जो भी आप लोग पूर्व में भी बता चुका हूँ इसी तरीके का। 27% आरक्षित की जाती है पिछड़े वर्ग के लिए, सीट भर्ती के लिए पिछड़े वर्ग के लिए 27% आपका सही है। 59वें नंबर का सी पार्ट लीजिए, आपका 60वां नंबर प्रवेश कर रहे हैं। 60वें नंबर में क्या दिया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? BR अम्बेडकर साहब ने, जगजीवन राम ने, BP मंडल ने, काका कालेलकर ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछड़ा वर्ग से यह प्रश्न दिया गया है, वेरी मोस्ट है, यह ध्यान दे लें, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये 27% तो याद ही होगा आप लोगों को, और पिछड़ा वर्ग किसने रखा था यह प्रस्ताव, तो यह भी ध्यान रखना होगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आप बता दें, BP मंडल ने यह प्रस्ताव रखा था। पूर्णतः आपका सही है सी पार्ट, और बहुत बहुत बधाई, हम आपको जलोहस की कामना करते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न देते हैं। 61 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां लेने हेतु पिछड़े वर्गों में के परिवार की आय कितनी निर्धारित की गई है? 44,500 रुपये, 75,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, इनमें से कोई नहीं। मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां लेने हेतु पिछड़े वर्गों के परिवार की आय कितनी निर्धारित की गई है, आपको बताना है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है 61वें नंबर का। 61वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, तो ए पार्ट इसका सही है, 44,500 तो इतनी निर्धारित की गई है। यह बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न आपके बीच में आ रहे हैं लगातार। 62वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कब गठित किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आपको बताना है कब गठित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1995 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको 62 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है, जो भी भाई बहन जवाब देना आशा करते हैं, तो 1998 सही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कब गठित किया गया था, तो 1998 में। 62वें नंबर का डी पार्ट सही है। लीजिए आपका 63वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या नहीं है? आर्थिक पिछड़ापन, साक्षरता में अग्रणी स्थान, राजनीतिक उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार। इनमें से कौन सा जो पिछड़े वर्ग की समस्या नहीं है, यह आपको बताना है। 63वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो आपको बता दें साक्षरता में अग्रणी स्थान यह एक समस्या नहीं है। बाकी समस्याएं हो सकती हैं या किसी भी वर्ग के लिए आर्थिक पिछड़ापन, लेकिन साक्षरता में अग्रणी स्थान यह कोई समस्या नहीं है, यह तो समाधान है, यह तो जागने का समय है। राजनीतिक उत्पीड़न या शोषण के एवं अत्याचार यह सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन साक्षरता में अग्रणी होना ये कोई समस्या थोड़ी ना है, ये तो अच्छी है, ऊर्जा का विषय है, एक अच्छा विषय है कि हमारा अच्छा हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है। चलिए 64वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, आपको जवाब देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे? अस्पृश्यता से, धार्मिक स्वतंत्र से, शिक्षा से, इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ही आसान सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं कई बार बता चुका हूँ। यह मानवाधिकार पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपको बता दें यह इससे भी बहुत से क्वेश्चन जो है मानवाधिकार में आ सकते हैं, जो कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हैं, क्योंकि यही जुड़ा हुआ है समाजशास्त्र, राजनीति, यह हिस्सा भी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, मानवाधिकार से। तो मानवाधिकार और पर्यावरण आपका जो पेपर होता है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का, वह लोग भी राजनीति के और सोशोलॉजी के यानी समाजशास्त्र के सभी वीडियो वो देख लें, सभी क्लासेस देख लें, उन्हीं के लिए यह लाभदायक भी होगा। 64 नंबर का जो भी है भाई लोगों ने जवाब दिया होगा, आशा करते हैं भाई बहनों ने जवाब दिया। हमारे अस्पृश्यता पूर्णतः सही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक भी बच्चा जो भी किसी महाविद्यालय से टच में हो, सभी तक ये शेयर करना है, आप लोगों को सभी तक पहुंचाना है। मैंने फेसबुक के भी माध्यम से एम ऑनलाइन क्लासेस, फेसबुक आपको बता दें इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अब मैं वीडियो को आप लोगों तक शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि फेसबुक पर भी यही वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा एक दिवस पश्चात, उसमें भी आप लोगों को मिलेगा। और आपको हमारे यूट्यूब चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस पर तो क्लास पूरी ही मिल रही हैं। सभी प्रकार की क्लासों के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सर्च करिए एम ऑनलाइन क्लासेस, बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमारे लाइक
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाएं, हम उनकी मदद कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों से किसी प्रकार की हम आशा नहीं करते हैं, सभी प्रकार की निःशुल्क क्लासेस हैं, आप लोगों तक यही देना है। आज प्रश्न पूर्णतः सही है। 65 नंबर का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, उम्दा तरीके का। 1975 में, 1976, 1970, 1978। 65 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं इसका बी पार्ट सही। 1976 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1976 में पारित किया गया। आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कराने वाला हूं आज की क्लास में, आपको बता दूं। आज की क्लास आप लोगों को लेंदी जरूर लगेगी, लेकिन मज़ेदार है। पिछड़े वर्ग के निर्धारण में कौन सा तत्व प्रयुक्त नहीं है? कौन सा तत्व प्रयुक्त नहीं, आपको बताना है। शिक्षित पिछड़ापन, सरकारी सेवाओं में असमान भागीदारी, ग्रामीण प्रभुत्व संबंधी, व्यापार तथा उद्योग में असमान भागीदारी। 66वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पीड में जवाब दीजिए। 66वें नंबर का 66वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आपको बता दें किसका? सी पार्ट सही है। ग्रामीण प्रभुत्व संबंधी, पिछड़े वर्ग के निर्धारण में कौन सा तत्व प्रयुक्त नहीं है? ग्रामीण प्रभुत्व संबंधी, शिक्षित पिछड़ापन और सरकारी सेवाओं में असमान भागीदारी, व्यापार एवं उद्योग में असमान भागीदारी, यह सभी चीज़ें उपर्युक्त तत्व नहीं है। उपर्युक्त तत्व हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण प्रभुत्व संबंधी यह उपर्युक्त तत्व नहीं है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी जाति सामान्यतः पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो गई है? जाट, राजपूत, धोबी, मेहतर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 67 नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आपको बता दें इसका सी पार्ट अर्थात धोबी, जो कि पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित हो गई है, यह सी पार्ट सही है। जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, 67 नंबर का सी पार्ट आपका सही है। लीजिए आपका 68 नंबर का, भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 16, भाग 3। आपकी स्क्रीन पर दिया गया 68वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 68वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, ऐसा करते हैं तो आपका सी पार्ट सही है। भाग 16, भारतीय संविधान के किस भाग में पिछड़े वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भाग 16 में, यह पूर्णतः सही है। हम आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 68वें नंबर का सी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 69 नंबर का प्रश्न दिया गया। 19वीं शताब्दी में दलित शब्द का प्रयोग किसने किया था? 19वीं शताब्दी में आपको बताना है, दलित शब्द का जो प्रयोग किया था वह किस महान महापुरुष ने किया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने या ज्योतिराव फुले ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 69 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, ऐसा करते हैं तो दलित शब्द का जो प्रयोग किया था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया था, यह पूर्णतः सही है। बिल्कुल आप लोग इसी तरीके से स्पीड में ही जवाब देते रहे। 69 नंबर का आपका ए पार्ट सही होता है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 70वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। दलित शब्द को किसने असंवैधानिक बताया है? यह भी ध्यान दे लें। किसने दलित शब्द कहा है? यह अंबेडकर साहब का हो गया। दलित शब्द को किसने असंवैधानिक कहा है? उच्चतम न्यायालय ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, मायावती ने। यह चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? 70वें नंबर का जो भी आपको बता दें, यह है उच्चतम न्यायालय ने। उच्चतम न्यायालय ने दलित शब्द को असंवैधानिक बताया है। तो आप यह दलित शब्द को असंवैधानिक के तौर पर यदि उत्तर में देखें तो उच्चतम न्यायालय का नाम आएगा। यह ध्यान रखना चाहिए आपको, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। तो यह आपका पूर्णतः सही होता है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने दलित के संबंध में कहा है? यह शब्द भारतीय समाज के कुछ लोगों की, यह देखें क्या कहा है, बहुत ही अच्छी बात कही है। किसने कहा है? किसने दलित शब्द के संबंध में कहा है? यह शब्द भारतीय समाज के कुछ लोगों की कमजोरी, निर्धनता और अपमान को व्यक्त करता है, जो उन्हें उच्च जातियों के हाथों झेलना पड़ता है। पीएन प्रभु ने, एमएन श्रीनिवास ने, महात्मा फुले ने, क्वेटर प्रेम सागर ने। यह किस शख्स का कथन है? आपको बताना है। 71 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं महात्मा फुले का यह कथन है कि यह शब्द भारतीय दलित जो शब्द है भारतीय समाज के कुछ लोगों की कमजोरी, निर्धनता और अपमान को व्यक्त करता है, जो कि उन्हें
उच्च जातियों के हाथों में झेलना पड़ता है। यह आपका सही है सी पार्ट। 71वें नंबर का लीजिए आपकी स्क्रीन पर 72वां नंबर क्वेश्चन प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? दलित बुद्धिजीवियों द्वारा भोपाल में हुए सम्मेलन में 21 सूत्री एजेंडा स्वीकार किया गया। वर्ष 14 से 15 जनवरी 2000 में, 12 से 13 जनवरी 2002 में, 10 से 11 जनवरी 2001 में, 8 से 9 जनवरी 1999 में। 72वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं तो आपको बता दें बी पार्ट आपका सही है। 72वें नंबर का बिल्कुल सही है। 72वां नंबर का बी पार्ट सही है। 12 से 13 जनवरी 2002 में यह एजेंडा स्वीकार किया गया। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 43 नंबर का क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महद तालाब सत्याग्रह चलाया गया। 20 मार्च 1927, 18 मार्च 1928, 21 मार्च 1930 और 22 मार्च 1927। 73 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी भाई लोग ऐसा करते हैं कि भाई बहन हमारे जवाब दे रहे होंगे। 20 मार्च 1927 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा महद तालाब सत्याग्रह चलाया गया। तो 20 मार्च 1927 आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस कराई जा रही है महाशय। आप मान्यवर जवाब देते जाएं, क्योंकि यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो यह आपकी कमजोरी होगी। मेरी तरफ से पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाए। यह प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आप लोग हाथ से कॉपी में करते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में आलस आ सकता है। इसलिए आप केवल और केवल मोबाइल को यूज करना जानते हैं तो आप लोग केवल और केवल यूट्यूब पर खोलिए, एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए अपने विषय को और सीधा देखिए और जवाब देते जाइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। यदि नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करते जाइए कि इसका बी ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है, या दिमाग से बोलते जाइए सीधा सीधा। आप जैसा पसंद करना चाहें वैसे में हम तैयार हैं, लेकिन आपकी तैयारी आपको करनी है। इसलिए ध्यान दें, आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। अपने दोस्तों को यह क्लास, प्रत्येक क्लास उनको शेयर जरूर करते जाएं। आप लोगों के शेयर से हमें ऊर्जा मिलेगी और हम और आगे आप लोगों का सपोर्ट कर पाएंगे अन्य विषयों के लिए। लीजिए चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 74वां नंबर क्या कहता है? दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 74 नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहा करते हैं तो बिहार, दलितों की सर्वाधिक जनसंख्या का राज्य जो है वह है बिहार। पूर्णतः सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। इनमें से दिया गया था और यह आपको बताना है। अगला 75वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या दलितों की नहीं है? शिक्षा में पिछड़ापन, रोजगार में अधिक प्रतिनिधित्व, सवर्णों द्वारा अत्याचार, निम्न आर्थिक स्थिति। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 75वें नंबर का प्रश्न है। तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। तो इसका आपका बी पार्ट सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या दलितों की नहीं है? तो रोजगार में अधिक प्रतिनिधित्व, यह एक समस्या नहीं है, जबकि यह प्रतिनिधित्व है, यह दिया गया है तो अच्छा ही है, उससे नुकसान थोड़ी ना है दलितों का। तो इसलिए यह बिंदु आपका जो होता है राइट आंसर होता है। लीजिए 76वें नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। क्या कहता है? 76 नंबर तक पहुंच गए हैं मान्यवर। आप ध्यान दें, दलितों की निम्न स्थिति का कारण अस्पृश्यता के परिणाम स्वरूप इन पर हजारों वर्षों में लगे प्रतिबंध रहे हैं। यह कथन है सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं है। 76 नंबर का आपको जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं सत्य है। दलितों की निम्न स्थिति का कारण अस्पृश्यता के परिणाम स्वरूप इन पर हजारों वर्षों में लगे प्रतिबंध रहे हैं। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर का 77 नंबर का क्या कहता है? दलितों के प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से काफ़ी कम है। यह कथन है सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। दलितों के प्रति जो है व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय से काफ़ी कम है। यह कथन कैसा है आपको बताना है। 77 नंबर का प्रश्न है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं कि सत्य है, यह प्रति व्यक्ति आय के तौर पर देखी जाए तो कम है। यह बिल्कुल सही है। 77वें नंबर के प्रश्न में आप प्रवेश कर चुके हैं। अब 78 में दिया गया है दलित वर्ग। दलित निम्न में से किन जातियों से संबंधित है आपको बताना है। किस जातियों? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र।
तो आपको यह प्रश्न स्वाभाविक सी बात है बहुत ही अच्छे से बन रहा होगा। शूद्र से संबंधित है दलित शब्द जो है वह किन जातियों से संबंधित है? शूद्र जाति से संबंधित, शूद्र वर्ग के अंतर्गत सभी प्रकार के दलित आते हैं। यह आपके प्रश्न के अनुसार दिया गया है। लीजिए आप अगला प्रश्न, आपको अगला जो प्रश्न है हमारा, दलितों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, यह कथन सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं है। पुनः आ गया क्वेश्चन 79 नंबर का, यह कथन जो है असत्य है। दोबारा अलग तरीके से आ गया कि दलितों में साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, यह कथन कैसा है? असत्य है, तो अभी भी कम है, यानी कि यह असत्य है। लीजिए अगला प्रश्न जो दिया गया, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया? अभी अस्पृश्यता किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, किस लॉ आर्टिकल के अंतर्गत आता है, यह बात अलग थी। और इसमें जो दिया गया है कि अस्पृश्यता जो अधिनियम कब पारित किया, 1950, 1955, 1956, 1960। 80 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं, तो इसका बी पार्ट सही है, 1955 में पूर्णतः सही है। 80 प्रश्न हो चुके हैं, 81वां प्रश्न है। अब मैं कुछ और प्रश्न करूंगा, इसके पश्चात आप लोगों को अगले क्लास में मिलूंगा। 81 नंबर का प्रश्न है, 81 तक चलिए चलते हैं, फिर कल अगली क्लास में मिलते हैं। 81 नंबर का जो है, हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है? हरिजन सेवक संघ जो इसके ऊपर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। इसका बी पार्ट जो मैं बता चुका हूँ कि 1955 सही है कि अस्पृश्यता अधिनियम जो पारित किया गया 1955 में पारित किया गया। हरिजन सेवक संघ कहाँ स्थित है, यह आपको 81 नंबर का प्रश्न है जो कि दिया गया है। आपको बताना है कि यह नई दिल्ली में स्थित है। हरिजन सेवक संघ जो स्थित है उड़ीसा में, नई दिल्ली में, केरल में, लखनऊ में, तो नई दिल्ली आपका पूर्णतः सही है। 81 प्रश्नों की श्रृंखला हम समाप्त कर चुके हैं। चलिए अब क्लास को समापन की ओर ले चलते हैं, समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में आप लोगों को पूरे क्वेश्चन और देने की कोशिश हम करेंगे। इसी तरीके से जुड़े रहें। आपको यदि हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत समस्त छात्रों हेतु यह आवश्यक है। यह क्लासेस सोशियोलॉजी MA और BA के सभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, MA फाइनल ईयर के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग यह प्रश्न नहीं आ रहे हैं इस बार जो प्रश्न आ रहे हैं वह सभी प्रकार की परिदृश्य से जुड़े हुए आपके सोशियोलॉजी के सभी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आप लोग लगातार जुड़े रहें और हमसे, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आपकी जितने क्लासेस हैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में हम देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप नहीं पढ़ पाएंगे उतनी जल्दी मैं पढ़ने का पूरा प्रयास करता हूं। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अच्छे से रहें और सुरक्षित रहें।